नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर, जहां होने वाली है आपकी आज की क्लास सीटेट के लिए। अच्छा, सीटेट के लिए बच्चों एमसीक्यू हैं, आपको पता है गद्यांश पद्यांश वाली प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है। कुल आपके 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 7-8 हो सकता है, 7 प्रश्न हो सकता है कविता से पूछ ले, 8 आपके बाकी 8 प्रश्न पूछ लिए जाएँ गद्यांश से। तो काव्यांश और गद्यांश, जिन बच्चों को नहीं पता है काव्यांश गद्यांश क्या होता है, कमेंट में एक दूसरे को आंसर देते रहें कि काव्यांश क्या है, गद्यांश क्या है। बच्चों, काव्य का अंश कहलाता है काव्यांश, इसे आप पद्यांश के रूप में भी पढ़ते हैं। पदों का अंश क्या कहलाएगा? पद्यांश कहलाएगा। इसके अलावा आप पढ़ते हैं गद्यांश, गद्य वाला अंश, आपकी कहानी, कहानियाँ, निबंध, उपन्यास के अंश क्या कहलाते हैं? गद्यांश कहलाते हैं। जो गद्य जैसा लिखा हो, गद्य में आपको अलग अलग विधाएं मिलती हैं। अच्छा, गद्य में ही आप डायरी विधा भी पढ़ते हैं। किन किन बच्चों को पता है गद्य की विधाएं, गद्य की अलग अलग विधाएं भी लिखकर बताएं। चलिए बच्चों, बाकी आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि क्लास की सारी जानकारियां आपको मिलती रहें। अच्छा, आपको क्या ध्यान देना है, ये है आपकी कविता, ये जो आपका पद्यांश दिया हुआ है ये है आपका काव्यांश। इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि काव्यांश के आधार पर ही होंगे आगे प्रश्न। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन कहा जा रहा है। अच्छा, कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है अपनी माता से। अच्छा, माता भी कौन सी वाली माता? सहोदर माता नहीं, माफ़ी बच्चों, सहोदर तो भ्राता होता है, माफ़ी माफ़ी माफ़ी। अपनी माता से नहीं, जन्म देने वाली माता से कवि बात नहीं कर रहा है। कवि बात कर रहा है ऐसी माता से जिसने क्या किया है, जिसने कवि को धरती पर स्थान दिया है। तो धरती माता की बात की जा रही है, धरती माता की, भारत माता की, भारत माता की बात कर रहा है कवि। तो माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, कवि क्या कह रहा है? माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, धरती माता, भारत माता, तुम्हारा ऋण मुझ पर बहुत ज़्यादा है, मैं हूँ अकिंचन। अच्छा, अकिंचन क्या होता है? अकिंचन का अर्थ है गरीब, गरीब या फिर दरिद्र शब्द भी आपने सुना होगा अकिंचन के लिए। तो गरीब मिले या फिर आपको शब्द मिले दरिद्र, दरिद्र शब्द दोनों किसके पर्यायवाची हैं? अकिंचन के पर्यायवाची हैं। तो कवि कह रहा है मेरा आपका यानी धरती माता का ऋण मुझ पर बहुत ज़्यादा है, मैं हूँ अकिंचन, मैं गरीब हूँ, फिर भी कर रहा इतना निवेदन, मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूँ। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, भाल के दो अर्थ निकलते हैं, एक वो तीर भाल वाला भाल, दूसरा भाल का अर्थ होता है सर अर्थात शीश। शीश भी क्या है? शीश अर्थात सर, इसे भी भाल कहा जाता है। तो जब भी मैं लेकर आऊं सजाकर भाल, कर दिया, कर दया, कर दया अर्थात भारत माता मुझ पर दया कर कर, स्वीकार लेना वह समर्पण। अगर मैं थाल में सजा कर, क्योंकि मैं और कुछ नहीं दे सकता, अगर मैं थाल में सजा कर कभी अपना शीश भी लेकर आऊं तो आप उसे स्वीकार कर लेना, और यही मेरा क्या होगा? यही मेरा आपके लिए समर्पण होगा। माँ मुझे बलिदान का वरदान दे दो, कवि क्या कह रहा है? मुझे बलिदान का वरदान दो। बलिदानी तो कवि देगा, लेकिन वरदान बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि किसी को अपनी जान देने का मौका मिला, किसके लिए? देश के लिए। तो कवि भी क्या बात कर रहा है? कवि भी कह रहा है मुझे भी बलिदान का वरदान दो कि मैं अपनी जान देश पर निछावर करने के लिए सक्षम रहूं। दे दो तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। अच्छा, मैं मोह के सारे बंधन तोड़ रहा हूँ, क्योंकि बलिदान देना उतना भी आसान नहीं है, मोह के बंधन तोड़ने पड़ेंगे, अपने परिवार वालों से थोड़ा नाता रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, तभी व्यक्ति क्या कर पाएगा, तभी जो कवि है, व्यक्ति है, जो सैनिक है, तभी वो आत्मसमर्पण कर पाएगा धरती माता के लिए। अच्छा, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, आज मेरे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ध्वज कौन सा? आपका तिरंगा, तिरंगा ही क्या कहा जाता है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा छोटा सा चित्र बना देते हैं चाहे तो। ये क्या है? आपका तिरंगा झंडा है, जहाँ पर आपको 3 रंग मिलते हैं। बचपन में बहुत सुंदर सुंदर बच्चे बनाते थे, बहुत सुंदर सुंदर झंडे बनाए जाते थे जब भी 26 जनवरी आने वाली होती थी, 15 अगस्त आने वाला होता था। तो कवि भी क्या कह रहा है? एक हाथ में मुझे क्या दे दो? तलवार दे दो। किसकी रक्षा के लिए? भारत की रक्षा के लिए। और दूसरे हाथ में मैं क्या करूं? ध्वज लेकर चलता रहूं। ध्वज की बात की गई है। सुमन अर्पित चमन अर्पित। अच्छा, सुमन क्या होता है? सुमन किसका पर्यायवाची है? सुमन पर्यायवाची है फूल का, फूल शब्द मिले, पुष्प शब्द मिले, दोनों ही किसके पर्यायवाची हैं? दोनों ही सुमन के पर्यायवाची हैं। अर्पित चमन अर्पित, तो सुमन भी अर्पित है किसके चरणों में? भारत माता के चरणों में।
चमन अर्पित, नीड़ का कणकण समर्पित। अच्छा, नीड़ का कणकण समर्पित होने से क्या तात्पर्य है? नीड़ क्या है? अच्छा, आप बच्चों ने एक कृति सुनी होगी, नीड़ का निर्माण। फिर नीड़ से क्या अभिप्राय होता है? नीड़ अर्थात घोंसला। अब कवि तो घोंसला बनाएगा नहीं, इंसान तो घोंसला नहीं बनाता है। इंसान के लिए नीड़ का अर्थ क्या होता है? घर। तो कभी भी इंसान के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में नीड़ की बात की जाए तो वो घर की बात कर रहा है। पक्षियों वाला ही उदाहरण है नीड़, लेकिन इंसान अपने संदर्भ में प्रयोग करेगा तो घर की बात हो रही है। नीड़ का कणकण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। दूं लिखा होगा बच्चों। अच्छा, कवि इतना देने के बाद भी क्या चाहता है? कि कुछ और भी देने के लिए मैं सक्षम रहूं। तो पूरी कविता आपने पढ़ी। कविता किसको संबोधित कर रही थी? धरती माता को, भारत माता को संबोधित कर रही थी कि हे धरती माता, मुझे क्या करना, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, एक एहसान और करो कि मैं अपना बलिदान, अपनी जान देने के लिए तत्पर रहूं कभी भी जब आपको ज़रूरत हो। दूसरा, मेरे हाथ में तलवार दे दो और मेरे हाथ में ध्वज दे दो ताकि मैं अपने देश की सीमा की रक्षा कर पाऊं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? आपको सुमन अर्पित करता हूँ, चमन अर्पित करता हूँ, अपने घर की एक एक खुशियाँ मैं आपको समर्पित कर देता हूँ जान देकर। मैं अपने घर के मोह माया में नहीं पड़ूंगा, अपने परिवार वालों की मोह माया में नहीं फंसूंगा। मैं आप ही के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। इसके अलावा भी और भी कुछ तुझे मैं देना चाहता हूँ, और भी कुछ इसे मैं धरती माँ को देना चाहता हूँ, भले ही मैं सक्षम नहीं हूँ। कवि ने इतना कहा। चलिए, बहुत लंबी कविता पढ़ ली आपने। अब आती है प्रश्नोत्तरी की बारी। चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। कथन के माध्यम से कुछ और से क्या तात्पर्य है? कुछ ऐसा दिया जाए जो क्या हो? ऋण चुकाने से बढ़कर हो, क्योंकि बात की गई थी कि धरती माता का ऋण मुझ पर बहुत ज़्यादा है। मुझ पर अर्थात किस पर? कवि पर बहुत ज़्यादा है धरती माता का ऋण। थाल में दी जाने वाली भेंट से अच्छा हो। कवि कह रहा है कि मैं अंत में जो दो पंक्तियां थी कि मैं इतना सब देने के बाद, मैं अपना जीवन न्यौछावर करने के बाद कुछ और भी देना चाहता हूँ, वो कुछ और भी क्या होगा? ऋण चुकाने से बढ़कर होगा, थाल में दी जाने वाली भेंट होगी, बलिदान से भी बढ़कर होगा, या फिर ब्याज चुकाने से बेहतर होगा? तो वो कुछ और भी देना क्या होगा? बलिदान से बढ़कर होना चाहिए, क्योंकि बलिदान तो कवि देना ही चाहता है। बलिदान से बढ़कर भी कवि कुछ देना चाहता है जो उसे नहीं समझ में आ रहा। तो धरती माँ से पूछता है कि मैं और क्या, और कुछ क्या दे सकता हूँ आपको? आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? यहाँ पर 3 होना चाहिए था, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अकिंचन का क्या अर्थ है? पीछे बताया गया था, जिन बच्चों को याद है बताएंगे कि अकिंचन का क्या अर्थ होता है। ऋणी होता है, अति निर्धन है, बेसहारा है, परम दुखी है। क्या बेसहारा सही होगा अकिंचन के पर्यायवाची के रूप में? अति निर्धन की बात की गई है, ऋणी की बात की गई है, बेसहारा और परम दुखी। परम दुखी क्या है? आपके मित्र बड़े परम दुखी होते हैं, तीसरे चौथे दिन कॉल करके हो सकता है बताते हो कि मेरे जीवन में ये दुख है, वही क्या है, बेचारे परम दुखी हैं। अकिंचन लेकिन क्या परम दुखी के लिए प्रयोग किया जाता है? ऋणी के लिए, अति निर्धन के लिए, बेसहारा के लिए। बताएंगे किसके लिए प्रयोग किया जाता है अकिंचन शब्द? तो सही आंसर क्या होगा आपका? अति निर्धन के लिए, गरीब के लिए ही क्या प्रयोग किया जाता है अकिंचन शब्द? जिसके पास धन ना हो, जिसके पास माया ना हो, वही क्या है? आपका गरीब व्यक्ति अकिंचन कहलाता है। अच्छा, अकिंचन बहुत बार पर्यायवाची में भी पूछ लिया जाता है, तो अकिंचन का अर्थ याद रखेंगे। बलिदान शब्द से बना विशेषण बताएंगे कि बलिदान से कौन सा विशेषण बना है? बताएंगे। प्रबलदानी, बलिदानी, बलवान या आत्मबली? आसान सा है, बहुत ही आसान प्रश्न है, मतलब ये पूछा भी गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सारे ही प्रश्न हैं बच्चों PYQ वाले, खुद से नहीं बनाए गए हैं। PYQ की सीरीज़ है जो आपके पहले पूछे जा चुके एग्जाम में प्रश्न हैं, वही हैं ये सारे। बताएंगे बलिदान शब्द से कौन सा विशेषण बनता है? प्रबलदानी बनेगा, बलिदानी बनेगा, बलवान बनेगा, आत्मबली बनेगा। विशेषण क्या होते हैं? आपकी कौन कौन से शब्द विशेषण कहलाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? यही कहलाते हैं आपके विशेषण। तो बलिदान शब्द में कौन सा विशेषण है? प्रबलदानी, बलिदानी, बलवान या आत्मबली? एकदम सही होगा, 2 आंसर आपका बलिदानी सही होगा। बलिदानी में ही है विशेषण। माँ संबोधन किसके लिए किया गया है? अच्छा, प्रश्न तो आया, मैंने बस आपको बताया था वहाँ पर। आपको यहाँ बताना है कि जननी के लिए प्रयोग हुआ है माँ का। अच्छा, काव्य में ध्यान देंगे, काव्यांश के आधार पर पूछा जा रहा है।
एकदम नहीं जाइए पर्यायवाची पर कि हाँ ठीक है, माँ का पर्यायवाची किसके लिए, जननी के लिए, हाँ ए सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल नहीं बच्चों, हमेशा काव्यांश पढ़ते समय, गद्यांश पढ़ते समय थोड़ा सा अपना दिमाग आपको बच्चों साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके काव्यांश के आधार पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो माँ का संबोधन किसके लिए किया गया है, माँ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, जन्म देने वाली माँ के लिए नहीं, देवी दुर्गा के लिए भी नहीं, पृथ्वी के लिए भी नहीं। हमने बात किसकी की थी, मातृभूमि की बात की थी, भारत माता की बात की थी, धरती माता की बात की थी। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, मातृभूमि के लिए। चौथे ऑप्शन पर जाएं। कवि निवेदन कर रहा है कि, कवि क्या निवेदन कर रहा है, उसे ऋण चुकाने का अवसर मिल जाए, उस पर दया की जाए, वह मूल्यवान थाल में शीश सजाकर ले जा सके, उसे जीवनदान को स्वीकार किया जाए, उसके जीवनदान को स्वीकार किया जाए। अच्छा, कवि क्या निवेदन कर रहा था, मेरा निवेदन क्या है कि ऋण चुकाने का अवसर मिल जाए, उस पर दया की जाए, वह मूल्यवान थाल सजाकर क्या करे, शीश में ले जाए, उसके जीवनदान को स्वीकार किया जाए। जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा चाहे तो एक बार देख लेते हैं। कवि ने निवेदन किया था, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, यह आपको याद होगा, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ इतना निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। तो कवि ने किसकी बात की थी, कवि ने बात की थी स्वीकार करने की, समर्पण। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, कवि ने क्या निवेदन किया था कि वह मूल्यवान थाल में शीश सजाकर लाए। अच्छा, इसलिए बच्चों ये गलत होगा, ध्यान देंगे, आपका सी नहीं सही होगा। मूल्यवान थाल में शीश सजाकर लाए, लेकिन बात पूरी नहीं की गई है, स्वीकार करने वाली बात तो आई ही नहीं। ऋण चुकाने का अवसर मिले, ये सही होगा, उस पर दया की जाए, ये सही होगा। थोड़ा सा दिमाग भी लगाते चलिए, इसीलिए ध्यान देंगे, बात पूरी होनी चाहिए थी, यहाँ पर बात पूरी नहीं की गई है। कवि ने निवेदन क्या किया कि जब भी शीश सजा कर लाए, बस इतना ही निवेदन किया था कि जब भी शीश सजा कर लाऊं वहाँ पर खड़े रहना। क्या कहा था कवि ने, कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसे ऋण चुकाने का अवसर मिले, उसके जीवनदान को स्वीकार किया जाए। तो ये सही होगा, उसे ऋण चुकाने का अवसर मिले, उसे अर्थात किसे, कवि को ऋण चुकाने का अवसर मिलना चाहिए। कवि का निवेदन यही था कि मुझे ऋण चुकाने का अवसर मिले, अर्थात कौन सा आंसर आपका सही होगा बच्चों, ए सही होगा। ठीक है, चलिए। नीड़ का कड़कड़ समर्पित कथन में नीड़ का क्या आश्रय है। अच्छा, ये भी बताया गया था कि नीड़ से क्या अभिप्राय है, आपने एक सुना होगा, एक जीवनी है, नीड़ का निर्माण फेर, नीड़ का निर्माण फेर, बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक, किसकी जीवनी है। जिन बच्चों को याद हो वो कमेंट करके बताएं। नीड़ का कड़कड़ समर्पित में नीड़ से क्या अभिप्राय है, तिनके से, महल से, घर परिवार से, या फिर झोपड़ी से, किससे अभिप्राय है नीड़ का। अच्छा, महल तो बिल्कुल नहीं होगा, महल नहीं दे रहा है कवि, घर परिवार दे रहा है, झोपड़ी दे रहा है, तिनके दे रहा है। आपके तिनके ठीक होते हैं। नीड़ का अभिप्राय क्या होता है अगर सामान्य सा अर्थ देखें, इसीलिए बच्चों बार बार कहा जाता है काव्यांश में क्या करेंगे, काव्य वाला अंश ही लेना है, काव्य वाला अर्थ भी लेना है आपको। नीड़ अर्थात घोंसला, लेकिन कवि ने बात की थी अपने संदर्भ में, तो तिनके नहीं जाएंगे, महल भी नहीं होगा, घर परिवार होगा या फिर झोपड़ी होगा। कवि क्या देना चाहता है, कवि अपना घर परिवार दे रहा है या फिर झोपड़ी दे रहा है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, नीड़ का कड़कड़ समर्पित। तो यहाँ पर आपके नीड़ का अभिप्राय किससे है, घर परिवार से है। कवि अपनी पूरी नीड़ अर्थात ये जो घोंसले की नीड़ें होती हैं, जिन जिन तिनकों से घोंसला बन रहा है, वो कवि का क्या है, कवि का घर परिवार, वो भी त्याग देगा किसके लिए, भारत माता के लिए। सी ऑप्शन सही होगा, झोपड़ी भी गलत होगा बच्चों। अच्छा, बच्चे अपने चारों तरफ लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे, उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। अच्छा, कहा जा रहा है, मान लीजिए आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चे अपने चारों ओर अगर लिखित सामग्री देखते हैं तो उनकी समझ बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा वो देखेंगे लिखित सामग्री अपने आसपास, मान लीजिए आपकी एक छोटी सी क्लासरूम है, तो आप क्या कहते हैं बच्चों को कि ड्राइंग बनाकर लाइए छोटा छोटा, यहाँ पर दीवारों पर चिपकाई जाएगी, ताकि बच्चों को क्या हो, कुछ नए नए अवसर दिखाई दें। उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ बनती जाएगी। इस कथन का क्या अभिप्राय है, निहितार्थ से क्या तात्पर्य है, अभिप्राय। निहित अर्थ, निहित अर्थ से क्या बना है, निहित धन अर्थ, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, निहितार्थ बनाते हैं। तो आपका सही आंसर पूछा गया है बच्चों की पाठ्य पुस्तक में बहुत से पाठ होने चाहिए, नहीं, बहुत से पाठ नहीं होने चाहिए। बच्चे
थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। ठीक लग रहा है, बताएंगे क्या ये ठीक है या नहीं। बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए। जहाँ पर बात कर देना कि यही काम ही करना चाहिए, वो बहुत बार गलत होता है। हमेशा ध्यान देंगे कि सिर्फ इतना ही करने से आप पास हो जाएंगे। जहाँ पर एकदम जोर दे देना वो बहुत बार गलत होता है। इसलिए ऐसे शब्दों पर हमेशा ध्यान देंगे कि हाँ यही सही होगा, मात्र यही हो। अच्छा, बहुत बार बच्चों आपके यहाँ पर तो नहीं, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सत्य असत्य वाले, तो आपको बताना होता है कि हाँ दोनों कथन सत्य हैं, एक कथन सत्य है, या फिर दोनों में से एक कथन सत्य है, ऐसे वाले प्रश्न। वहाँ पर ध्यान देंगे। अगर बहुत बार जोर देकर कहा जाए, मात्र लिखा हो, केवल लिखा हो या ही शब्द लिखा हो, तो वो हमेशा गलत ही होता है, क्योंकि मात्र इतना ही करने से आपको भगवान मिल जाएंगे, मात्र इतनी ही पूजा कीजिए भगवान मिल जाएंगे, केवल इतना ही करने से आप प्रश्न में अच्छे अंक ले आएंगे, इतना भी नहीं ठीक होता है। लगभग पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा जोर देकर बातें कही जाती है तो वो गलत होता है अधिकतम। बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के लिए अधिकाधिक अवसर देनी चाहिए। यहाँ पर तो बात हो रही थी कि बच्चों को चारों ओर लिखित और देखने वाली सामग्री दिखाओ, तो कौन सा सही होगा? बी सही होगा। श्यामपट्ट क्या है? आपका ब्लैक बोर्ड है। बच्चे इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते लिखा हुआ देखना, थोड़ी सी उनको ड्राइंग देखना अच्छा लगता है। अच्छा, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जित करने के बारे में कौन सा कथन सही है? कि भाषा सहज होती है, यह परिवारों में ही होती है, यह कठिन होती है, यह विद्यालय में ही होती है। अच्छा, 3 बातें आपको बच्चों ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाषा सिर्फ आप परिवार में ही नहीं सीख सकते। वही बात है जहाँ पर आपका ही शब्द लग जाए। हमको पता है भाषा बच्चे परिवार में सीखते हैं, सिर्फ लगा होता है यह परिवार में सीखी जाती है, सही होता। लिखा होता है यह विद्यालय में सीखी जाती है, तो भी ठीक होता, लेकिन विद्यालय में ही सीखी जाती है। ध्यान देंगे ऐसे शब्द, केवल, मात्र और ही वाले, ये भी गलत कीजिए। यह कठिन होती है, आपको पता है भाषा एकदम, भाषा ऐसे कठिन तो नहीं होती है, बच्चे सीख जाते हैं, बच्चे एक दूसरे को बोलते हुए भाषा सीख जाते हैं। व्याकरण भले ही कठिन लगे, लेकिन भाषा अर्जन की प्रक्रिया कठिन नहीं है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया की बात करें तब थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है, लेकिन यह कठिन होती है, बस इतना कहकर बात नहीं खत्म की जा सकती। यह सहज है, भाषा अर्जन करना क्या है? सहज है। आगे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? अच्छा, पठन क्या होता है? पाठन। पठन क्या है? बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का पढ़ना ही क्या कहलाएगा? पठन कहलाएगा। अनुमान के साथ भावों का ग्रहण हो, बच्चे क्या करें? अनुमान लगाएं। कोई पाठ उन्होंने पढ़ा, उसके बाद वो क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे कि हाँ आगे क्या हो सकता है। उनको एक आधी कहानी सुना दीजिए, आपने प्यासा कौवा वाली कहानी सुनाई, अब उसके बाद कहा अपने हिसाब से बताइए कि अंत में कौवा उड़कर कहाँ गया होगा, कुछ अपने हिसाब से बताइए। तो क्या ये स्थिति बच्चों के सही पठन का उदाहरण हो सकती है? उचित गति एवं प्रवाह। अच्छा, बच्चे क्या करें? आपने कोई पाठ दिया, सही से गति से पढ़ें, सही प्रवाह से पढ़ें। क्या आपको तभी लगेगा कि आपके बच्चे ठीक ठाक जा रहे हैं पढ़ने लिखने में? प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण होना चाहिए। बार बार उच्चारण वाली बात आती है, आपको बताया जाता है बच्चों प्राथमिक स्तर पर तो एकदम उच्चारण वाली बातें आप कर ही नहीं सकते। बच्चे तोतले हो सकते हैं, बच्चों की क्षेत्रीयता असर डालती है उच्चारण में। ध्वनि का उतार चढ़ाव, ये भी बच्चों में फ़र्क नहीं डालता। बच्चे जब प्रारंभ में बोलना शुरू करते हैं तो उतार चढ़ाव कितना भी हो, क तेज़ बोलें, ख धीरे बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनियों का उतार चढ़ाव कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। तो आपका 4, 3, 2 सारे ऑप्शन गलत हैं। अनुमान के साथ भाव ग्रहण कर रहे हैं बच्चे। बच्चे क्या करते हैं? कुछ भी पढ़कर अनुमान लगाते हैं कि हाँ आगे ऐसा हो सकता है। यही अनुमान की प्रक्रिया आप कहाँ पढ़ते हैं? अभ्यास पुस्तिका में पढ़ते हैं। तो अभ्यास वाला जो कार्यक्रम आपको दिया जाता है कि हाँ बच्चों को अभ्यास वाले प्रश्न करवाइए, वो आप कहाँ पढ़ते हैं? यही अनुमान के साथ भाव ग्रहण करने में ही पढ़ते हैं। चलिए, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी तर से क्या अभिप्राय है बच्चों? हिंदी से इतर, हिंदी से इतर। इतर क्या होता है? हिंदी से अलग की बात हो रही है। हिंदी तर की बात करेगा तो हिंदी से इतर अर्थात हिंदी से अलग भाषाएं, अगर इनकी रचनाओं को भी स्थान दिया जाए तो उसका उद्देश्य क्या होता है? अच्छा बच्चों, एक ना एक प्रश्न आ जाता है, आपने देखा होगा एक दो साल में आपके ये प्रश्न आ ही जाते हैं कि हिंदी से इतर, हिंदी भाषा से अलग अगर आपकी कोई कहानी सम्मिलित होगी आपके पाठ्यक्रम में तो उसका क्या उद्देश्य होगा? अन्य भाषाओं के व्याकरण से बच्चे परिचित होंगे, अन्य भाषाओं की उत्कृष्ट साहित्य से बच्चे परिचित होंगे, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से बच्चे परिचित होंगे, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना सीखेंगे। क्या सही होगा? बताएंगे। अच्छा,
कभी भी रचनाओं को स्थान देने का जब उद्देश्य पूछा जाएगा तो क्यों पूछा जाएगा, ताकि ये ध्यान दे कि बच्चे के लिए कोई अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहा है। अगर आपकी पाठ्य पुस्तक में अध्यापकों ने क्या किया है, अध्यापकों ने कहा है कि हाँ ठीक है, पाठ्य पुस्तक के साथ साथ आपको ये भी पढ़ना आवश्यक है, या फिर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में लग गई है, एक हिंदी की पाठ्य पुस्तक में एक अंग्रेजी की भी कहानी लगी हुई है, हिंदी से इतर भी कहानी लगी है, उसका क्या अभिप्राय है। व्याकरण से परिचित कराना नहीं, व्याकरण पे जोर देने की आवश्यकता नहीं है, व्याकरण सहायक रूप में आप पढ़ते हैं, लेकिन व्याकरण वाले प्रश्न भी ज़्यादा ही गलत होते हैं। अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना बिल्कुल नहीं, रचनाकारों से परिचित कराने से ज़्यादा बेहतर क्या है, रचनाओं से परिचित कराना, बी ही सही होगा। अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना, क्या करेंगे, हिंदी का एक शब्द लिख दीजिए, हिंदी का एक शब्द लिख दीजिए और फिर तुलना करते रहिए, इससे भाषा में सहायता नहीं मिलती है। आप अगर अनुवाद करते हैं तो अनुवाद से भले ही सहायता मिलेगी, लेकिन तुलना सहायता का कोई आधार नहीं है, तुलना भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचय क्या है। बच्चे सही से सशक्त रूप से जागरूक होकर क्या करें, लिखना सीखें। इसका उदाहरण क्या है, सुंदर लिखावट होगी बच्चों की, तभी आपको पता चलेगा कि बच्चे जागरूक होकर लिख रहे हैं। अलंकारिक भाषा का प्रयोग करें, बड़े बड़े शब्दों का, अलंकारिक भाषा के शब्दों का, कि आपको इतना बड़ा सा शब्द दे दिया और बच्चों को क्या लग रहा है, माफ़ कीजिएगा, आपको लग रहा है कि आपके बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं। सिर्फ अलंकारिक भाषा के शब्दों का प्रयोग करने से क्या लग सकता है कि बच्चों को भाषा सही से लिखनी आ चुकी है। सशक्त वाक्य विन्यास हो, अच्छा वाक्य विन्यास अर्थात वाक्य की बनावट, बच्चों को वाक्य बनाने आ गए हों। जैसे पहले बच्चे क्या कहते हैं कि हाँ पानी पीने, बस इतना बोला, पानी का अर्थ निकल गया। पहले तो सिर्फ मम ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ तक आपको नहीं जाना, विद्यालय तक आते आते बच्चे इतना बोलना सीख चुके होते हैं कि हाँ पानी की ज़रूरत है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे क्या करेंगे, वाक्य बनाना सीख जाते हैं कि प्यास लगी है इसलिए पानी पीने जा सकते हैं, क्या इतना बड़ा वाक्य बनाना बच्चे सीख गए। अच्छा, बच्चों के हिसाब से ये छोटी सी उपलब्धि भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और मौलिक विचार, तो बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता की बात करें। अच्छा ध्यान देंगे बच्चों, वाक्य विन्यास बच्चे सीख जाते हैं, ये भी किसका आधार है, ये बच्चे घर से ही सीख चुके होते हैं। बच्चे घर से सीख चुके हैं आपके कौन से, वाक्य विन्यास अर्थात वाक्य की बनावट। अब बात आती है मौलिक विचारों की, फिर बात किस पर आएगी, अभ्यास पुस्तिका पर। अगर आपको क्या करवाना है, बच्चों से अभ्यास करवाना है, बच्चों से अभ्यास करवाइए कि वो क्या करें, थोड़ा सा बोलना सीखें। फिर उन्हें कोई कविता दीजिए, कोई कहानी दीजिए और फिर कहिए आप मुख्य पात्र की जगह होते तो क्या करते, उनके विचार जानना है, तभी आपको क्या पता चलेगा बच्चों का सशक्त लेखन कैसे हो पा रहा है। तो मौलिक विचार ही क्या है, मौलिक विचार सही तरीका है जानने का कि बच्चों की लेखन क्षमता का विकास कैसे हुआ है। बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित कैसे करेंगे, कहिए अपने बारे में कुछ लिखिए। इसीलिए बच्चों को बार बार कहा जाता है कि गाय पर एक निबंध लिख दीजिए, अपने बेस्ट फ्रेंड पर एक निबंध लिखिए, प्रिय मित्र पर निबंध लिखिए, माता पर निबंध लिखिए। क्यों कहा जाता है, ताकि बच्चों के सशक्त लेखन का विचार किससे होगा, मौलिक विचार से होगा, ना कि उन पर कुछ थोप दिया जाना। तो अलंकारिक भाषा, सुंदर लिखावट बिल्कुल ही गलत होगा। बच्चों की लिखावट शुरुआत में गड़बड़ हो सकती है, डॉक्टरों की लिखावट तो वैसे ही खराब होती है, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वाक्य विन्यास भी बच्चा सीखता चला जाता है अपने अनुसार। लेखन क्षमता का विकास आपको मौलिक विचारों से दिखाई देगा। अच्छा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। लोकोक्तियाँ आपको क्यों पढ़ाई जाती हैं, मुहावरे क्यों पढ़ाए जाते हैं। एक तो सही सा तरीका क्या होता है, बार बार जब भी मुहावरे पढ़ाए जाते हैं, लोकोक्तियाँ पढ़ाई जाती हैं, बताया जाता है मुहावरा क्या है, वाक्यांश है, अधूरा होता है। लोकोक्तियाँ क्या है, पूरा वाक्य होता है, एक पूरा अर्थ प्रकट कर सकता है। जैसे कि अधजल गगरी छलकत जाए, क्या हुआ, लोकोक्ति हुई। मुहावरा अंधी की लाठी, खत्म, पता ही नहीं चल रहा है शुरू कहाँ से हुआ खत्म कहाँ पर हुआ। अब मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना, क्या ये उद्देश्य है। मुहावरे और लोकोक्तियों का निर्माण करना, मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताना, कोश से मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ देखना। आपको पता है कोश क्या है, आपका शब्दकोश। शब्दकोश की बात करें, भाषा कोश की बात करें तो अर्थ देखना तो कभी भी नहीं लक्ष्य होता है, फिर अर्थ बताना भी लक्ष्य नहीं है।
आप पढ़ क्यों रहे हैं। अच्छा, आप कोई विषय पढ़ते क्यों हैं, ताकि बाद में कोई इससे सवाल करे और आप प्रश्नों के जवाब दे पाएं। एकदम नहीं, आप कोई विषय पढ़ते क्यों हैं, ताकि उस विषय में थोड़ी सी सिद्धहस्त हो पाएं, उस विषय में जानकारी आपकी बढ़े। तो बी भी गलत होगा। फिर निर्माण करने के लिए भी आप नहीं पढ़ते हैं। 12वें का सही उत्तर क्या होगा, 12वें का सही उत्तर है ए, मुहावरे एवं लोकोक्तियों को सुनिश्चित प्रयोग करने के लिए। अच्छा, ये सुनिश्चित प्रयोग क्या है, प्रभावी प्रयोग। मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्यों प्रयोग किए जाते हैं, ताकि आपका समाज में, अगर आप समाज में किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए अपने दोस्त से ही बात कर रहे हैं, अगर लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, लोकोक्तियों के प्रयोग के माध्यम से आपकी भाषा थोड़ी सी प्रभावपूर्ण बन जाती है, सामने वाले को सुनने में भी मज़ा आता है, आपको बोलने में भी मज़ा आता है। तो ए ऑप्शन सही होगा। अच्छा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। बच्चों की रचनात्मकता देखनी है आपको, कैसे प्रश्न सही रहेंगे। मुक्त अंत वाले प्रश्न देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न देखिए, सही कथन पर निशान लगाओ। अच्छा, कभी भी बच्चों की रचनात्मकता देखनी है कि बच्चे कितने रचनात्मक हो चुके हैं। क्या देखना है कि बच्चे कितने रचनाशील हैं, उनमें कुछ गुण विकसित हो रहे हैं या नहीं, वो कुछ समझ पा रहे हैं आपका पढ़ाया हुआ या नहीं। तो आप क्या करते हैं, फिर उन्हें प्रश्न देते हैं, कैसे, वही कहानियों वाले प्रश्न, निबंध वाले प्रश्न, कि बच्चों क्या करो, अपने प्रिय मित्र पर एक निबंध लिख दो। ऐसे ही आपने कोई कहानी पढ़ी तो बताओ कि इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है। तो वो प्रश्न क्या कहलाते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, MCQ है। 4 ऑप्शन दिया और बच्चों से कहा टिक लगा दो, तो बच्चों ने ए टिक लगाया। इससे आपको रचनात्मकता का परिचय नहीं मिलेगा। बच्चों को या तो सही पता होगा या तो गलत पता होगा, तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा। अध्यापक होने के नज़रिए से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास कितना सही से हो पा रहा है। अच्छा, एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न, कि जहाँ पर आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है कि हाँ, कहानी में राधा के घर का नाम क्या था, तो राधा के घर का नाम क्या था, सीमा था। बस इतना लिखा बच्चों ने, सिर्फ सीमा लिखकर, सीमा मात्र इतना लिखने से भी नहीं पता चल पाएगा कि बच्चों का रचनात्मक विकास कैसे हो पा रहा है। सही कथन पर निशान लगाओ। ये सही और गलत वाले प्रश्न, ये प्रश्न भी बचपन में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, इससे भी रचनात्मक विकास का परिचय नहीं मिल पाता है। अच्छा, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को काव्य की शिक्षा दिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, काव्य पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। काव्य आनंद और विचारों के लिए है। अच्छा, ध्यान देंगे साहित्य की विधाओं में बच्चों, साहित्य में आपको ध्यान देना है, बार बार बात की जाती है काव्य शास्त्र की। तो ये जो काव्य है, काव्य शुरुआत में क्या था, काव्य नाटक थे, नाटक को ही काव्य कहा जाता था, लेकिन बाद में काव्य भी आपकी एक विधा बनी। तो खासकर काव्य वाली विधा क्यों लिखी जाती है, किस लिए लेखक लिख रहा है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। लेकिन जो पाठक पढ़ता है वो किस लिए पढ़ता है, अगर आप कोई कविता पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं, काव्य व्याकरण सीखने के लिए है, बिल्कुल नहीं। व्याकरण सीखने के लिए तो कविता हम नहीं पढ़ते, बाद में भले ही पढ़ते पढ़ते आपको पता चलने लगे इसमें ये अलंकार है, यहाँ पर आप ये पढ़ रहे हैं, लेकिन काव्य शिक्षण का ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। काव्य कवि के बारे में जानने के लिए है, बिल्कुल नहीं। काव्य से कविता से बच्चों कवि की जानकारी आपको नहीं मिलती है कि हाँ, कवि कहाँ से था, लमही ग्राम से था। अच्छा, लमही से कौन थे, चलिए बात याद ही आ गई है। लमही कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। बताएंगे लमही ग्राम से कौन थे, हिंदी में कोई साहित्यकार थे लमही से। काव्य शब्द संपदा सीखने के लिए बच्चों। अच्छा, अगर आप कविता पढ़ते हैं तो क्या आप कविता करना सीख जाएंगे, क्या कविता की रचना करना सीख सकते हैं सिर्फ कविता पढ़ने से, ये भी गलत होगा। कुछ आपको पता चलेगा बच्चों। इसमें वैसे काव्य लक्षण में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तीनों प्रक्रियाएं मिलती हैं कि आप काव्य करना कैसे सीखते हैं, आप काव्य की रचनाएं कैसे सीखते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, तीनों तरह से आप सीख सकते हैं। लेकिन जो काव्य शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है, काव्य की शिक्षा देने का मूल उद्देश्य ये नहीं होता कि बच्चे कविता करना सीखें, बच्चों को आनंद मिले। काव्य से क्या मिलेगा, आनंद मिले और बच्चों के विचारों की अच्छी खासी अभिव्यक्ति हो, इसलिए कविता की जाती है। तो बच्चों, आज के प्रश्न तो इतने ही थे। बाकी उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल आपसे वापस क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें बच्चों। टेलीग्राम चैनल जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया, जो नए बच्चे हैं ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।